नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। देश के जाने माने दिग्गज नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद एक बार फिर गुजरात की जेल में बंद कुख्यात बदमाश लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुर्खियों में छाया हुआ है। कहा यह जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी की मौत के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही हाथ है। तो वहीं उधर 7 समंदर पार कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर जैसे खालिस्तानी आतंकी के मारे जाने के बाद बौखलाई कनाडाई सरकार भी उसकी हत्या का आरोप लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर ही लगा रही है। Prosecutions, I won't go into a lot of detail, but what I can tell you is that we've seen a number of criminal organizations that have been involved in the various criminal activity. I mentioned previously the Lawrence Bishnoi gang, which is a gang that's involved in extortions and narcotics originating from India. That group has claimed responsibility for certain activity that was in the public, but there's also other groups which I will refrain from naming it. भारत से लेकर कनाडा तक जिस बिश्नोई गैंग का खौफ देखा जा रहा है, देखिए उस बिश्नोई गैंग के मुखिया लॉरेंस बिश्नोई की पूरी कहानी। कैसे पंजाब का एक लड़का बन गया खूंखार गैंगस्टर। नमस्कार, गैंगस्टर के तीसरे एपिसोड में आज बात कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की, जिसके खिलाफ 50 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। वो 8 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी का मालिक है और 60 लाख से ज्यादा के हथियार अपने पास रखता है। वो इस वक्त हिंदुस्तान की सबसे महफूज जेल में बंद है, लेकिन वहां से अपना साम्राज्य हिंदुस्तान के 4 राज्यों में चलाता है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में उसके किस्से सुने और सुनाए जाते हैं। उसकी दहशत इतनी है कि उसके आगे बाकी सारे गैंगस्टर फीके लगते हैं। लॉरेंस बिश्नोई पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के गैंगस्टरों का सरदार है। माना जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई के आगे काला जठेरी भी पानी भरता है। 22 फरवरी 1992 को पंजाब के आबोहर में लॉरेंस बिश्नोई का जन्म हुआ। उसकी उम्र वैसे तो सिर्फ 28 साल ही है, लेकिन 28 साल की उम्र में जुर्म की दुनिया में जो दहशत उसने बनाई और जिस तरीके से साम्राज्य विस्तार किया, उसने बाकी गैंगस्टर को पीछे छोड़ दिया। उसका जन्म वैसे तो एक हिंदू परिवार में हुआ है। बचपन में ही उसका नाम रख दिया गया लोडू डॉन। दो 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई के पास 8 करोड़ से भी ज्यादा की प्रॉपर्टी है और 60 लाख रुपए से भी ज्यादा के अवैध हथियार हैं। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई के काले कारनामे को अंजाम देने के लिए उसके पास 100 से भी ज्यादा शार्प शूटर हैं, जो लॉरेंस बिश्नोई के एक इशारे पर किसी भी समय किसी का भी कत्ल कर देते हैं। लॉरेंस बिश्नोई के काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। वो अपने फेसबुक की डीपी पर भगत सिंह की तस्वीर लगाता है। वो खुद को क्रांतिकारी बताता है। वो खुद को समाज सेवी भी कहता है और इसके साथ साथ वो एक स्टूडेंट संगठन भी चलाता है जिसका नाम है सोपू, यानी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। कहा जाता है कि इसी स्टूडेंट संगठन के जरिए उसने जुर्म की दुनिया में अपना कदम रखा था। साल 2010 और 11 की बात है, जब लॉरेंस बिश्नोई अपने रुतबे को कायम करने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज में खुलेआम फायरिंग करता है और अपने इस मकसद में वो कामयाब भी हो जाता है, जिसके बाद लॉरेंस बिश्नोई एक स्टूडेंट संगठन का मालिक बन जाता है। और आज स्थिति ये है कि लॉरेंस बिश्नोई के एक इशारे पर स्टूडेंट्स मरने और मारने को तैयार रहते हैं।
पंजाब के आबोहर के ही एक कॉन्वेंट स्कूल से 10वीं तक की पढ़ाई की लॉरेंस बिश्नोई ने और उसके आगे की पढ़ाई करने के लिए वो चंडीगढ़ चला गया, जहां उसने डीएवी में दाखिला लिया। 12वीं पास करने के बाद चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में उसने दाखिला ले लिया और इसी दौरान उसने एक स्टूडेंट संगठन बनाई जिसका नाम रखा गया सोपू, यानी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। और देखते ही देखते वो इसके बैनर तले अध्यक्ष पद के चुनाव में उतर गया। उसके खिलाफ चुनाव में उदय शाह और डग ग्रुप के बड़े बड़े लोग उतरे थे। इस चुनाव में लॉरेंस बिश्नोई की हार हो गई, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई इस हार का बदला लेने की खातिर अंदर ही अंदर जल रहा था। साल था 2011 का, महीना था फरवरी का। लॉरेंस बिश्नोई को उदय शाह से मौका मिल गया था बदला लेने का और लॉरेंस बिश्नोई ने पूरी तैयारी कर रखी थी। दोनों गुटों में आमने सामने की फायरिंग हुई, जबरदस्त फायरिंग हुई, जिससे चंडीगढ़ का सेक्टर 11 दहल उठा था। कहा जाता है कि इसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर दर्ज ये पहला मुकदमा था। उसके बाद देखते ही देखते लॉरेंस बिश्नोई पर आज तक 50 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं, जिनमें से 30 मामलों में तो बरी भी हो चुका है। लॉरेंस बिश्नोई को अच्छे से पता था कि उसने पंजाब के एक बड़े गैंगस्टर से पंगा ले लिया है, लिहाजा उसका बचना नामुमकिन है। और इसी वजह से लॉरेंस बिश्नोई बचने की खातिर एक के बाद एक कई गैंगस्टर से हाथ मिलाता चला गया। उसे पता था कि अगर उदय शाह से बचना है तो दूसरे गैंगस्टर ही उसे पनाह दे सकते हैं। लॉरेंस बिश्नोई के लिए किस्मत की बात थी कि साल 2006 में डिम्पी नाम के शख्स की हत्या होती है, जिसका आरोप रॉकी और लॉरेंस बिश्नोई पर था। लॉरेंस बिश्नोई तो इस मामले में बच गया, लेकिन रॉकी पर एफआईआर दर्ज हो गई। इस तरह की एक और घटना साल 2011 में पंजाब के फिरोजपुर में हुई फाइनेंसर के साथ लूट की घटना। इसमें भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम तो सामने आया, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। इस घटना से आप समझ सकते हैं कि स्कूल से लेकर कॉलेज तक लॉरेंस बिश्नोई अपराध की दुनिया में कदम रख चुका था। इसके साथ ही पुलिस को भी चकमा देने में माहिर हो चुका था। साल 2011 में लॉरेंस बिश्नोई पर छात्र नेता की हत्या की कोशिश करने का पहला मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में उसे जेल जाना पड़ा, लेकिन बहुत जल्द वो जमानत पर रिहा भी हो गया। इसके कुछ ही दिन बाद .5 बोर के पिस्टल रखने के मामले में उसे जेल हो गई। कहा जाता है कि 12 अगस्त 2012 को चंडीगढ़ के सेक्टर 34 थाने में लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ एक और संगीन मामला दर्ज हुआ। उसके ऊपर आरोप लगे कि उसने रंगदारी मांगी, हत्या की कोशिश की और दंगा भड़काने की कोशिश की। 17 जनवरी 2015 को लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब की खरड़ की पुलिस कोर्ट में पेशी के लिए ले जा रही थी, लेकिन तभी वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। कहा जाता है कि उसके मामा के 2 बेटों की दिसंबर 2014 में हत्या कर दी गई थी। लॉरेंस बिश्नोई इस हत्या का बदला लेना चाहता था। हत्या का आरोप 2 बड़े गैंगस्टर पर लगा था, जिसमें से एक का नाम था रम्मी मशाना और दूसरे का नाम था बटिंडा का हरगोबिंद सिंह। लॉरेंस बिश्नोई रम्मी मशाना और हरगोबिंद सिंह से बदला लेना चाहता था, लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी था कि वो जेल से बाहर रहे। वो पुलिस से बचकर पंजाब के रास्ते नेपाल भागकर चला गया। कहा जाता है कि नेपाल में उसने 60 लाख रुपए के आधुनिक और विदेशी हथियार खरीदे। वहीं उसने बुलेट प्रूफ जैकेट भी खरीदी। वो अभी बदला लेने की तैयारी ही कर रहा था कि 4 मार्च 2015 को वो पंजाब के फजिल्का पुलिस के हत्थे चढ़ गया। लॉरेंस बिश्नोई दूसरी बार सलाखों के पीछे पहुंच चुका था। उसे ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी थी कि पंजाब पुलिस के हाथ से वो जल्दी आजाद नहीं होने वाला है। तब उसने जेल के भीतर से ही अपने साम्राज्य विस्तार की नीति बनाई। उसने, कहा जाता है कि तब उसने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना शुरू किया। पंजाब के फरीदकोट जेल में रहते हुए शायद ही जेल का बैरक कोई ऐसा बचा हो जहां लॉरेंस बिश्नोई का फोन और सिम ना छिपाया जाता हो। कहा जाता है कि इन्हीं फोन और सिम का इस्तेमाल करके वो लोगों की हत्या की सुपारी और रंगदारी वसूलना चालू कर चुका था। फरीदकोट जेल से ही लॉरेंस बिश्नोई ने जोधपुर के एक डॉक्टर चांडक और एक ट्रैवलर की हत्या की सुपारी 50 लाख रुपए मिली।
कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई ने डॉक्टर चांडक की BMW कार में आग लगवा दी और उनकी हत्या करवा दी। इसके बाद जोधपुर पुलिस उसे फरीदकोट से प्रोडक्शन रिमांड पर लेकर जोधपुर जेल पहुंची, लेकिन जोधपुर जेल पहुंचने के बाद भी ये काला खेल लॉरेंस बिश्नोई ने छोड़ा नहीं था। हार कर उसे आखिरकार अजमेर की हाई सिक्योरिटी घूघा घाटी जेल में शिफ्ट करना पड़ा। काला पानी की सजा तो आपने सुनी होगी। राजस्थान के अजमेर के घूघा घाटी जेल को काला पानी की सजा माना जाता है। उस समय इस जेल में कई सारे राज्य के दुर्दांत अपराधी बंद थे। अगर आनंद पाल की बात करें तो आनंद पाल के कई सारे शूटर्स और उसका भाई भी उस समय इस जेल में ही बंद था जिस समय लॉरेंस बिश्नोई को इस जेल में लाया गया। और इस जेल में रहते हुए लॉरेंस बिश्नोई की दोस्ती आनंद पाल के भाई से हो जाती है। यूं तो अजमेर जेल जाने से अपराधी खौफ खाते हैं, लेकिन लॉरेंस उसी जेल में पूरी मौत से रहता है। कहा जाता है कि अजमेर की इस जेल में कालकोठरी में बंद है लॉरेंस, लेकिन दरअसल लॉरेंस उसी कालकोठरी से अपनी हुकूमत चलाता है। अजमेर जेल में आने के साथ ही लॉरेंस बिश्नोई के पास मोबाइल फोन मौजूद हो गए। पुलिस को इस बात का अंदेशा था, इसलिए लॉरेंस के नंबरों पर सर्विलांस शुरू किया गया। पुलिस कमिश्नर अशोक राठौड़ के कहने पर अजमेर के एसपी जेल में दबिश देने पहुंचे और लॉरेंस के पास से 2 सिम कार्ड बरामद किए गए, लेकिन फिर भी लॉरेंस के पास कई ऐसे सिम कार्ड और मोबाइल थे जिसे छिपा लिया गया। अजमेर जेल में लॉरेंस बिश्नोई के लिए सब कुछ ठीक चल रहा था। 27 अगस्त 2017 को मोहाली के शार्प शूटर रविंदर काली के साथ मिलकर जो आनंद पाल का कट्टर दुश्मन था सरपंच सरदार राव, उसकी लॉरेंस बिश्नोई ने हत्या करवा दी। इसके ठीक कुछ ही दिन बाद जोधपुर में अपनी धाक जमाने के लिए 17 सितंबर 2017 को लॉरेंस बिश्नोई ने हरिंद्र जाट और रविंदर काली के साथ मिलकर वसुदेव इसरानी नाम के एक कारोबारी की हत्या करवा दी। और इस हत्या के बाद जैसे आनंद पाल गैंग के लोग लॉरेंस बिश्नोई को पूजने लगे और भगवान मानने लगे, फिर तो आनंद पाल गैंग की कमान अघोषित रूप से लॉरेंस बिश्नोई के हाथों में आ गई। हालांकि इसके फौरन बाद पुलिस लॉरेंस के गुर्गों को गिरफ्तार करने में कामयाब रही। कहा जाता है कि इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई टूट सा गया था, लेकिन धीरे धीरे उसी जेल से ही उसने अपने लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। जेल से जो भी जमानत पर बाहर आता वो लॉरेंस का आदमी बन जाता था और उसके लिए काम करना शुरू कर देता था। अप्रैल 2021 में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस की टीम ने लॉरेंस के गैंग से जुड़े कई बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया और खुलासा हुआ कि दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई गैंग कई कॉन्ट्रैक्ट किलिंग को अंजाम दे चुका है। तभी लोगों को यह भी पता चला कि वो और भी कई कॉन्ट्रैक्ट किलिंग को अंजाम देने वाले थे। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि आउटर दिल्ली में डबल मर्डर का भी खुलासा हुआ। काउंटर इंटेलिजेंस के मुताबिक अजमेर की जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई दूसरे कई गैंगस्टर के साथ हाथ मिलाकर दिल्ली एनसीआर समेत पूरे नॉर्थ इंडिया में जुर्म की वारदातों को अंजाम देकर अपना दबदबा बनाने की फिराक में था। पिछले 6 महीने में लॉरेंस के कुछ गुर्गों की गिरफ्तारी के बाद जब एक बड़ी साजिश में लॉरेंस का नाम सामने आया तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस टीम ने दिल्ली की अदालत में एप्लीकेशन लगाकर उसे अजमेर जेल से दिल्ली लाने की गुहार लगाई। अदालत ने पूछताछ की मंजूरी दे दी, लेकिन अजमेर के जेलर ने इस दुर्दांत अपराधी को दिल्ली तक पहुंचाने में अपने हाथ खड़े कर दिए। लॉरेंस बिश्नोई जेल से ही बैठकर हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में आज भी बड़े बड़े व्यापारियों से वसूली करता है और पैसा नहीं देने पर हत्या करने में जरा भी नहीं सोचता। फिलहाल लॉरेंस ने हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी से हाथ मिला रखा है और वो उसके साथ मिलकर दिल्ली में कई वारदातों को अंजाम दे रहा है। लॉरेंस बिश्नोई कितना दुर्दांत हो चुका था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, जिससे लॉरेंस बिश्नोई रंगदारी मांगने की कोशिश करता या जिससे वो रंगदारी मांगता था या फिरौती मांगता था, अगर उसने इनकार किया तो समझिए उसकी जान चली जाती थी। साल 2018 में भी लॉरेंस बिश्नोई तब सुर्खियों में आया जब उसने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी। कहा तो ये भी जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कई गुर्गे मुंबई में सलमान खान के घर की रेकी करने गए।
कई दिनों तक सलमान खान के घर की रेकी की गई, लेकिन तभी पंजाब और हरियाणा पुलिस को इसकी भनक लग गई और सारे गुर्गों को दबोच लिया गया। लॉरेंस बिश्नोई के पिता पंजाब पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी करते थे, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई अपराध और जुर्म की दुनिया का बादशाह बन बैठा। देखते ही देखते पंजाब, हरियाणा और इसके साथ साथ दिल्ली में उसके खिलाफ एक तो नहीं पूरे 50 मामले दर्ज किए गए। दिल्ली में उसने काला जठेड़ी के साथ हाथ मिलाया और यहां अपना साम्राज्य विस्तार करने लगा। कहा जाता है कि आजकल काला जठेड़ी से उसकी दोस्ती चल रही है। दोनों साथ मिलकर दिल्ली पर हुकूमत करते हैं, अपना कारोबार चलाते हैं। 007 ये नंबर जेम्स बॉन्ड के लिए लिखा जाता है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई को ये नंबर काफी पसंद था। कहा जाता है कि स्टूडेंट रहते हुए जो उसने स्टूडेंट संगठन बनाया था, उसमें कुछ ऐसे और खास लड़ाके भर्ती किए गए थे जिस संगठन का नाम रखा था 007। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव रहता है और यही वजह है कि उसके 50,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इसी फेसबुक पेज के जरिए लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। लॉरेंस बिश्नोई एक बार फिर सुर्खियों में तब आया जब उसने काला जठेड़ी के साथ मिलकर सुशील कुमार की मदद की। 4 मई को छत्रसाल स्टेडियम में जिस पहलवान सागर धनखड़ की हत्या हुई, उसके साथ सोनू महाल नाम का एक शख्स मौजूद था। कहा जाता है कि सोनू महाल काला जठेड़ी का भांजा है और काला जठेड़ी उसे मुंहबोला बेटा भी कहता है। इसी वजह से लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी मिलकर सुशील कुमार को शिद्दत से ढूंढ रहे थे ताकि वो उसका बदला ले सके।